तो यार फाइनली अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपने वो तीनों वीडियो देख ली जो कि 2 मार्क्स वाले थे और इसमें भी 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है। अब आप लोग तैयार हो जाओ फिर 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन के लिए। ओके, लेकिन ये वीडियो भी तो देख लो सबसे पहले। ओके, तो बात करते हैं अंतर व्यक्तिक संचार से क्या आशय है, तो ये इसका आंसर रहा। ठीक है, अंतर व्यक्तिक संचार से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान है। यह आमने सामने होता है, इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना आता है। अतः और हाँ गाइज, एक बात इंपॉर्टेंट बतानी थी, आप यूट्यूब पर सर्च किया करो, तो ऐसे सर्च किया करो कि क्लास 11th और हिंदी रियल पेपर टॉपर सॉल्यूशन लास्ट में लगा दिया करो बस। ठीक है, और जैसे अगर कोई भी नई वीडियो आए तो आप ऐसा कर दिया करो। ओके, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। और हाँ, 12th की वीडियो बता देना अगर चाहिए हो तो, 12th की भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप थोड़ी रेस्ट कर लेना, फिर अपन लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। 12th की भी स्टडी जल्दी कर देंगे, क्योंकि फिर ये रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो अभी इनके आंसर देख लेते हैं। ये अंतर व्यक्तिक से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान से है। यह आमने सामने होता है, इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क होना जरूरी है। अतः अंतर व्यक्तिक संचार दो तरफ यानी कि 2 वे प्रक्रिया है। ओके, समझ में आ गया? ये रहा पूरा आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग या फिर कॉपी में लिख लो, जो आप नोट्स बना रहे हो ना अपनी कॉपी में, यही इन्हीं वीडियोस की, क्योंकि ये तो आपको अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए मेहनत लगती है। बात जैसे और तो क्वेश्चन बैंक से दिखा देते हैं तो उसमें मेहनत नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि ढूंढो, काफ़ी बहुत मेहनत लगती है ना, कि अच्छे आंसर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम तो जाता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है, तो ये इसका आंसर रहा। अभी आप लोग अगर पढ़ोगे भी नहीं ना, सुनते बस जाओगे कि मैं क्या आंसर को कैसे पढ़ रहा हूँ, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन एकदम अंत में आते हैं। ठीक है, जो हिंदी का शब्दकोश होता है उसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं ना जो लास्ट के, वो अंत में आते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में भी संयुक्त व्यंजन एकदम अंत में आता है। ठीक है, जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने शब्द होते हैं? 52। ओके, ये यहाँ पे 52 शब्द होते हैं, और जिनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। हिंदी शब्दकोश की रचना करते समय वर्णों का क्रम हिंदी वर्णमाला के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रस तथा उनके स्थायी भाव लिखिए, तो ये तो आप लोगों को वैसे भी लिख सकते हो आप लाइन बना के, जैसे प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जैसे रति का हास, शोक का उत्साह, क्रोध का भय, जुगुप्स का घृणा, विस्मय। ठीक है, सम निर्वेद स्थायी भाव है। इसके अतिरिक्त वात्सल्य रस माना जाता है, इसका स्थायी भाव। ठीक है, रस तथा उनके स्थायी भाव लिखने थे, तो आप इसे वैसे भी लिख सकते हो, जैसे वो लाइन खींच के करना पड़ता है ना एक कॉपी में, जैसे यहाँ पे लिख दोगे रस, ये ऐसे इधर रस, फिर इधर स्थायी भाव। ओके, फिर इधर पे जैसे कुछ भी लिखा रति, फिर इसका स्थायी भाव लिख दिया। ठीक है, इधर पे ऐसे। ओके, फिर अपन लोग बात करते हैं संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर बताइए। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? ये भाव सदृश के चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं। ये भाव सदृश के चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे अपन लोग जैसे किसी में पानी, जैसे टप रखा है उसमें गिलास से पानी डालेंगे तो वो छोटे छोटे बुलबुले आएंगे, फिर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही संचारी भाव होते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल अच्छा दिया इन लोगों ने। प्रत्येक रस का निजी स्थायी भाव होता है, इस प्रकार स्थायी भाव अपने रस के जनक होते हैं। ओके, और इसी का उल्टा है, क्योंकि ये विभावचारी भी भाव होते हैं, मतलब प्रत्येक रस का संचारी भाव स्थिर नहीं रहता। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सेकंड ही मेन है। अगर आप नहीं लिख पाओ ना तो फर्स्ट और थर्ड तो लिख ही देना, सेकंड याद भूल जाएगा आपको लोगों को, लेकिन भूलना नहीं है। ओके, अगर बाई चांस भूलता है तो ये फर्स्ट वाला, यानी कि ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो लिख ही देना। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और अगर आप कुछ भी भूल जाओ तो इतना तो याद रखना कि स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, क्योंकि 1 नंबर मिल जाएगा आपको इससे। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जितने भी क्वेश्चंस करा दिए, आप लोग को मन में डाउट आ रहे होंगे कि सर जितने क्वेश्चंस करा दिए कि सभी को याद करना पड़ेगा, तो जितने करा दिए बस उतनों ही को याद करना पड़ेगा। फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ना कहीं इस बुक से पढ़ना ना कहीं उस बुक से पढ़ना, या फिर आप जो पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हो उस बस को पढ़ना थोड़ी बहुत, बाकी इन क्वेश्चंस को तो कर ही लेना, क्योंकि 110% यही आने वाले हैं। ओके,
विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ साम रंग में डूबने पर, लाइन दिखा देते हैं, चित्त के उज्जवल होने की बात कहकर विरोध का कथन है, किंतु श्याम रंग का अभिप्राय कृष्ण मतलब ईश्वर के प्रेम से लेने पर अर्थ होगा कि जैसे जैसे चित्त ईश्वर में अनुराग में डूबता है वैसे वैसे चित्त और भी अधिक निर्मल होता जाता है। ओके, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग पूरा। ये रहा विरोधाभास, इधर स्पष्टीकरण से लेना है आपको इधर तक। ओके, चलिए मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से समझाइए। अब इनको भी समझाना पड़ेगा, तो इसको लिख दो। जब जड़ पदार्थों और प्राकृतिक के अंग जैसे नदी, जैसे मानवीकरण किस में यूज होते हैं, जो प्रकृति, पहाड़, पेड़ पौधे आदि को मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसे कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ओके, कई एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये कहाँ पहुंच गए हैं अपन लोग? हाँ, यहाँ पे खत्म हुआ था ना अपना मानवीकरण। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दो अंतर बताइए। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। जैसे अपन लोग जो बोल रहे हैं ना, अभी अपन बोलते हैं, जैसे अपन लोग जैसे बोलते नहीं है अपने 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 बीच में, वैसी वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा जो हिंदी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी जो अपनी है ना राजभाषा, वैसी। ओके, यहाँ मीम लगना चाहिए था, आखिर कहना क्या चाहते हो है ना, मैं खुद ही भूल रहा था कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लुकोतियाँ और मुहावरों में अंतर बताइए। तो मुहावरे यह एक वाक्यांश होते हैं और लुकोतियों का पूर्ण वाक्य होता है। जो लुकोतियाँ होती हैं उनका एक पूर्ण एक सेंटेंस होता है ना। और ये मुहावरे छोटे छोटे होते हैं और लुकोतियाँ बड़ी बड़ी होती है, मतलब इनका आकार बड़ा होता है। मुहावरे की उत्पत्ति आरवी होती है और लुकोतियाँ की उत्पत्ति, ये पूरा आंसर नहीं दिया तो आप इन दो ही पॉइंट को लिख देना, ठीक है, इन दो पॉइंट को। यह वाक्यांश होता है और यह पूर्ण वाक्य होता है, और यह आकार में छोटा होता है, यह बड़ा होता है। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट बेटर रहेगा। ओके, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? तो विशेषण ये एक शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सेकंड लिखते हैं, वह व्यक्ति कला है, इसमें कला व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति का रंग काला है। फिर आते हैं क्रिया विशेषण पर। अभी ये विशेषण था ना, अब क्रिया विशेषण की बात करते हैं। ये वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे चलने की विशेषता बताता है। ओके, तो फाइनली ये हमारी पीडीएफ खत्म हो गई। अब आप लोगों को अगर पूरी वीडियो देखिए तो हैशटैग टॉपर सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है, हैशटैग और गैप नहीं रखना, बिल्कुल सीधे टॉपर सॉल्यूशन। ओके, टॉपर्स सॉल्यूशन, ठीक है, फिर पता चल जाएगा किस किस ने पूरी वीडियो देखी है। मतलब मेहनत कर रहे हो आप लोग हिंदी के पेपर के लिए, क्योंकि यार देखो हिंदी का पेपर बचा है, फिर तो आराम से रेस्ट करना है, एक मंथ, और ज़्यादा भी नहीं करना। फिर आप लोग गाँव वगैरह तो जाओगे ही, है ना, तो आराम से रेस्ट करके आना, फिर 12th करना। क्यों ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए अभी से कोचिंग स्टार्ट की, चलो आप 5 अप्रैल से, या कई जगह स्टार्ट हो गई, बच्चे बोल रहे कि सर हम जाने भी लगे। मतलब क्या ही आप लोग नेक्स्ट लेवल, इतना ज़्यादा भी पढ़ना नहीं है, आराम से खेलना, रेस्ट करना। ओके, फिर आराम से पढ़ेंगे अपन लोग। 1 मई से स्टार्ट कर देंगे वीडियोस डालना, अगर आप लोग बोलो तो, अगर नहीं बोलो तो नहीं डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। या फिर ऐसा होगा कि अब जो 11th में बच्चे आएंगे उनको पढ़ाया जाएगा, या फिर आप ही को कंटिन्यू रखा जाएगा, तो जल्दी कमेंट्स में बता देना। ओके।